हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज है हमारा 11th चैप्टर मास मूवमेंट कि भारत जो संचलन है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से जो चट्टानी मलबे हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो उनके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि परिभाषा की अगर हम बात करें तो स्थलमंडल के आवरण की ऊपरी असंगठित जो परत है, जो लेयर है, जिसे हम क्रस्ट भी कहते हैं, तो वो और चट्टानी मलबे की विशाल मात्रा का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ढाल के नीचे की ओर खिसक जाना या सरकना मास वेस्टिंग कहलाता है। और इसी मास वेस्टिंग को जब बड़े पैमाने पर होता है तो मास मूवमेंट की संज्ञा दी जाती है। अनुढाल संचलन भी इसको कई बार हम कहते हैं, डाउन स्लोप, यानी जब ऊपरी जो चट्टाने हैं, भारी जो चट्टाने हैं, वो खिसक कर नीचे की ओर ट्रांसपोर्टेशन करना शुरू कर देती हैं तो उसको छोटे पैमाने पर होती है तो मास वेस्टिंग कहते हैं, और बड़े पैमाने पर होते हैं तो मास मूवमेंट कहा जाता है। तो मास मूवमेंट जो है वो प्रवणता संतुलन का एक महत्वपूर्ण कारक भी है कि भी जो बैलेंस इनबैलेंस होता है पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में, तो उसका भी ये सबसे बड़ा कारण है कि जो अनाच्छादन के साधनों को मलबे की विशाल जो राशि होती है उसको उपलब्ध करवाता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका ट्रांसपोर्टेशन करवाने का काम करता है। तो मास मूवमेंट के जो इफेक्टिव फैक्टर हैं वो कौन से हैं कि प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन से हैं जिसके कारण मास मूवमेंट प्रभावित होता है, ज़्यादा होता है या कम होता है। तो सबसे बड़ा कारण है एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स कि भी ऊपर से नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। तो कोई पहाड़ी के ऊपर कोई भारी चट्टान है वो खिसक रही है तो नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी क्या है वो बड़े पैमाने पर वो खिसक के नीचे आ जाती है। दूसरा कारण है जल। कई भी जल के अंदर क्या होता है, जो पार्ट होते हैं चट्टानों के वो असंगठित कई बार होते रहते हैं, छोटे छोटे पार्ट में वो बिखर जाते हैं। तो इस बीच पाए जाने वाले जो रिक्त स्थान है उनके बीच कहीं न कहीं जल और वायु इसके अंदर भरी रहती है। चट्टानों के दरारों के अंदर वो इसके अंदर जल के पार्ट होते हैं। तो इस कारण से जो है पृष्ठीय तनाव जो है वो मलबे की कणों से को बांधे रहता है और इस तरीके से अपनी जगह से हटने नहीं देता। तो लेकिन जब अत्यधिक वर्षा होती है, छिद्रों के अंदर अधिक जल भर जाता है तो वायु निकल जाती है, तो इस कारण से पृष्ठीय तनाव जो है वो खत्म हो जाता है। तो वो तनाव खत्म होने के कारण वो चीज़ें क्या है नीचे खिसकनी शुरू हो जाती हैं और इस तरीके से जो मलबे का ढाल है वो खिसकना भी आसान होता है। उसके बाद आता है स्थल की ढाल कि भी स्लोप ऑफ लैंड। वही बात शुरुआत में हम बता रहे हैं कि भी जहाँ पर गहराई होगी तो ऊंचाई वाली चीज़ें गहराई की ओर काफ़ी तेज गति से नीचे की ओर आएंगी। तो इन्हीं डालों के सहारे जो नदी मार्ग होते हुए दूसरे महाद्वीपों के ऊंचे भागों से फिसलकर जमाव जो है या जो मिट्टी कंकड़ पत्थर हैं वो सागर तक पहुंचते हैं, सागर की खाइयों तक पहुंचते हैं। तो इस तरीके से हिमनदी भी ऐसे ही अनाच्छादन करती हैं और लैंडफॉर्म का भी निर्माण करती हैं। उसके बाद कारक है जलवायु कि भी जिस तरीके से ठंडी जलवायु प्रदेशों में शैल चूर्ण पर बर्फ के समानांतर या अकर्मांतर जब जम जाती हैं और पिघल जाती हैं तो इससे संचलन की हालत बन जाती है कि भी जब पानी जो है जमा हुआ होता है और दिन के टाइम में जब वो पिघल जाता है तो वो नीचे की ओर खिसकना शुरू कर देता है। तो उसके साथ जो मिट्टी कंकड़ चिपके हुए हैं तो वो भी साथ में आते हैं। उसके बाद आता है टेक्टोनिक, विवर्तनिक की बात करें कि विवर्तनिक प्रक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र में अपेक्षाकृत उभरे हुए भूखंड होते हैं और इस तरीके से ऐसे वायु युवा भूदर से जो ही विवर्तन मंद हो पड़ता है तो उच्च भूमियों का तेज गति से भयंकर बद संचलन होता है। यानी बड़े पैमाने पर जब इंटरनल एक्टिविटी होती हैं तो उनके कारण जो ऊपरी चट्टानें हैं वो खिसक कर नीचे आ जाती हैं। उसके बाद प्रभाव क्या पड़ते हैं, इन्फेक्ट क्या पड़ते हैं और टाइप कितने हैं, तो उनकी हम चर्चा करते हैं कि बड़े पैमाने पर जो भरत संचलन होता है, मास मूवमेंट होता है, इसकी जो गति है अलग अलग स्थान पर अलग अलग होती है। कभी ज़्यादा ऊंचाई है, स्लोप ज़्यादा है तो ज़्यादा बड़े पैमाने पर स्पीड से नीचे आएंगी मास मूवमेंट के माध्यम से जो चट्टानें हैं। तो इस तरीके से एक जो गति है ये एक वर्ष में कुछ मिलीमीटर
से लेकर 100 किलोमीटर तक प्रति घंटा हो सकती है कि भी ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो गति का आधार मोटे तौर पर 2 वर्गों में हमने बांटा है। एक तो मंद संचलन भाई स्लो मूवमेंट होता है कि भी धीरे धीरे जब ज़्यादा स्लोप ना हो तो इसके कारण जब चट्टानें नीचे आती हैं। तो उसके बाद आता है दूसरा कि भी मृदा विस्थापन, इसी मंद संचलन का पार्ट है कि इसमें क्या है कि भी सोयल क्रेप कैसे होती है, शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध जो क्षेत्र होते हैं उनमें ढाल जो है वो मंद होता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण जो आवरण है वो फिसलने लगता है। ऊपरी जो चट्टानों का आवरण है या वनस्पति का आवरण है। उसके बाद जल के से ऊपर शराब और जो ऊपर की जो मिट्टी है वो बह के क्या हो जाती है, चली जाती है। तो इसके बाद है संरचना। संरचना में क्या है कि संरचना चट्टानों की बनावट, गुणवत्ता और स्वभाव की बात करते हैं। किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, मॉडल किस तरीके का है, जिसमें वलन कितने हैं, भ्रंश या छेद कितने हैं, ज्वाइंट कितने हैं चट्टानों के अंदर, कठोरता और जो उसकी नरमता है वो कैसी है, नती कोण किस तरीके का झुकाव उसके ऊपर है। तो वो सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। उसके बाद दूसरा है प्रोसेस कि भी हमें चाहे दिखाई ना दे संरचना का कार्य, परंतु क्या भी निश्चित तौर पर क्या है स्ट्रक्चर भी जो है वो प्रभाव डालता है। और उसी तरीके से अगर हम कहें कि भी प्रोसेस भी टाइम पर डिपेंड करती है कि भी किस अवस्था की प्रोसेस है। कोई भी चट्टाने बनने और उसको समाप्त होने में काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है। तो इसके बाद कौन से जो कारक काम करते हैं वो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताए थे। इंटरनल कारण और एक्सटर्नल कि भी बहिर्जात और अंतर्जात जो फोर्सेज हैं वो भी काम करती है। जैसे ज्वालामुखी है या हिमनद है, भूमिगत जल है, पवनें हैं, लहरें हैं, तो ये इरोजन भी करती हैं और डिपोजिशन भी करती हैं, इसी के कारण होता है। उसके बाद आती है अगली अवस्था स्टेज। स्टेज क्या है कि भी अवस्था का जो तात्पर्य है वो अनाच्छादन के किसी साधन की, किसी भूखंड की किस हद तक काट छाट होता है कि भी किस अवस्था में, किस स्टेज में बड़े पैमाने पर मास मूवमेंट होगा या किस परिस्थिति में कम जो चट्टानें हैं वो खिसक कर नीचे आएंगी, तो उस पर डिपेंड करता है। एंजेलिन ने भी बताया था कि भाई अवस्था का आश्रय किसी स्थलखंड के ऊपर प्रक्रमों द्वारा लाए गए जो परिवर्तनों के दौरान हुए विशिष्ट विकास से है कि भी किस तरीके की घटना हुई है, उस पर डिपेंड करता है कि डेविस ने इसकी अवस्थाएं बनाई थी। तो युवा अवस्था में बड़े पैमाने पर मास मूवमेंट होगा, प्रौढ़ावस्था में कम मास मूवमेंट होगा, उसके बाद वृद्धावस्था ओल्ड एज स्टेज आ जाती है कि भी डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। तो ये तीनों क्रम इन्होंने बताया कि भी किस तरीके से युवा अवस्था में बड़े पैमाने पर मास मूवमेंट होगा, बड़े पैमाने पर जो सोयल लोड है वो बह के आएगा। उसके बाद आता है कि भी प्री एसम्पशन ऑफ डिवीजन साइकिल ऑफ इरोजन कि भी डेविस के अपरदन चक्र की पूर्व मान्यताएं क्या थी, क्या उन्होंने बताया था। एक तो अपरदन अथवा भौगोलिक जो चक्र है वो आरंभ में एक धरातल पर ही माना जाता है, जिसका जो समुद्र से उत्थान लघु अवधि में और तेज गति से संपन्न हुआ हो। उसके बाद दूसरा इन्होंने बताया था कि धरातल के ऊपर उठने वाली गति उसके मौसमी क्षरण से तेज होती है, भी किस तरीके का जो मौसम है उस पर भी डिपेंड करती है। अपरदन चक्र के प्रमुख जो रूप इन्होंने बताए वो वायु, हिम नदी, नदियाँ या भूमिगत जल के द्वारा भी जो है इरोजन होता है सोइल का। तो बहुत सारे कारण इन्होंने बताए कि भी जिसके कारण जो है इरोजन होता है। उसके बाद ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन कि भी अपरदन चक्र का जो ग्राफ है वो किस तरीके से प्रदर्शन करता है। अब 12.1 डायग्राम में देख सकते हैं कि भी ऊंचाई से किस तरीके से अपरदन होता है और चट्टानें जो हैं, पहाड़ियाँ जो हैं वो किस तरीके से मिट्टी का इरोजन कर रही होती हैं। उसके बाद डेविस ने अपने अपरदन चक्र की रेखाओं के माध्यम से स्पष्ट भी किया था कि भी किस तरीके से नदी घाटियों की तली का जो स्लोप है वो गहराई वो कम होती रहती है। युवा अवस्था में हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं शुरुआत में
कि भी बड़े पैमाने पर जो है ढाल ज़्यादा होता है, समतल मैदान कम होता है, तो भूखंड का जो उत्थान है वो भी बड़ा पैमाने पर ही होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भी डेविस ने जो है सिद्धांतों के स्तरूपों के विकास के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है भविष्यवाणी की थी। उसके बाद प्लैंक ने डेविस की युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के शब्दों की असहमति भी जताई थी कि भी ये जो हैं अपने सिद्धांतों को ही परफेक्ट मानता है। कैसे कि भी डेविस ने बताया था कि भी किसी स्थल की उत्थान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपरदन शुरू होता है, और यह मत गलत उन्होंने बताया प्लैंक ने, क्योंकि प्रकृति में अपरदन उत्थान की समाप्ति की प्रतीक्षा नहीं करता। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार भी स्थलखंड का दीर्घकालीन स्थिर तो संभव है वो नहीं है, क्योंकि स्थलखंड सदा गतिशील रहते हैं। कि भी ये ऐसा नहीं है कि भी जो स्थलखंड है वो बन रहा है और उसका इरोजन नहीं हो रहा। तो इन्होंने बताया था कि भी ऐसा संभव नहीं है। प्रकृति में क्या है कि भी कोई चीज़ बन भी रही है और उसका इरोजन भी वो साथ साथ ही चलेंगे, ना कि किसी चीज़ का इंतजार करेंगे। तो डेविस का यह मत कि स्थलखंड उत्थान के पूर्व में होने पर लंबे समय तक स्थिर अवस्था में रहता है, तो ये भी उन्होंने इसको प्रमाणिक नहीं बताया। उसके बाद डार्विन के उद्विकास का सिद्धांत आया कि भी इससे प्रभावित होकर डेविस ने अपरदन चक्र की अवस्था की तुलना मनुष्य के काल से करने का भी प्रयास किया, जो कि गलत बताया गया। और मनुष्य के जीवन अवस्थाओं के आगमन और समाप्ति का निश्चित होता है, परंतु स्थल रूपों का जीवन समय और निर्धारण का जो है वो निश्चित नहीं होता। किस तरीके से किस समय पर उनका निर्माण हो रहा है, इरोजन हो रहा है या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। उसके बाद आता है हमारा कि भी सामान्य अपरदन चक्र, द नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, कि भी किस तरीके से नॉर्मल जो अपरदन है, इरोजन है, वो होता है। तो उसकी अगर हम बात करें तो यह है कि भी स्थलाकृतियों के विकास में नदी, हिमनदी, समुद्र, लहरों, पवन के द्वारा भी, अंडरग्राउंड जो वाटर है उसके द्वारा भी इरोजन होता है। मैंने आपको बताया भी जब तेज गति से जल अगर बहता है नदी में या नहरों में, तो वो सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है, पत्थर कंकड़ है, अपने साथ लेके चलता है। तो इस तरीके से जो नदियों का जो अपरदन चक्कर है, डेविस ने सामान्य अपरदन चक्कर इसका बताया था। और इसी तरीके से उठित जो स्थलखंड के आधार पर, बेस लेवल के आधार पर मैदान तक पहुंचने की प्रक्रियाएं 3 अवस्थाओं में होती हैं। बताई गई आपको युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णोद्धार या वृद्धावस्था की हम इसको बात कर सकते हैं। युवावस्था में क्या है कि स्थलखंड का उत्थान है, वर्षा के बाद जल के अनुसार छोटी छोटी अनुवर्ती धाराएं जो नालियां हैं वो बन जाती हैं, और इस तरीके से बड़े पैमाने पर जो है बहुत सारी जगहों से अपरदन होता है, जिसमें सरिताओं का निर्माण होता है। सहायक नदियाँ उसमें शामिल होती हैं, कुछ चौड़ी और जल विभाजक नदियाँ भी उसमें शामिल होती हैं। दूसरा था कि भी फर्स्ट स्टेज में, युवावस्था में, जलप्रपात, नदी घाटियाँ या वी आकार के गार्ज भी तैयार होते हैं, क्योंकि भी ऊंची चट्टानों से पानी गिरता है तो झीलें और गार्ज बन जाते हैं। उसके बाद दूसरा है प्रौढ़ावस्था कि मैच्योर स्टेज, पर्वतों के से उतरकर जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो उस घाटी के ढाल में कमी धीरे धीरे आने शुरू हो जाती है। तो वेग जो है पानी का, वो स्पीड जो है जल की, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इससे क्या है, शंकु बनते हैं, जलोढ़ शंकु जिसको हम कहते हैं, गिरिपाद के मैदानों की रचना होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद प्रमुख जो नदी अपने आधार तल को प्राप्त करके प्रभावित हो जाती है, तो मैदानी भागों में जो है नदियाँ क्या बनती हैं, विसर्प आकार की तैयार होती हैं, विसर्प आकार की नदियाँ बढ़ती हैं। तो इस तरीके से प्रौढ़ जो अवस्था है वो काम करती हैं, और बाढ़ का मैदान, प्राकृतिक तटबंध इत्यादि भू-आकारों का भी यो इसमें निर्माण होता है। उसके बाद तीसरी स्टेज आती है हमारी वृद्धावस्था, मैंने आपको बताई थी, जीर्णोद्धार अवस्था भी इसको हम कहते हैं। इसमें क्या है कि जो नदी है का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और अपने साथ जो डिपोजिशन लेके आई है वो वहीं पर छोड़ देती है। तो इसमें कई बार क्या होता है, जो जल है उसकी स्पीड कम होने के कारण जो बाहरी पत्थर कंकड़ जब अगर सामने आ जाता है तो वो अपना रास्ता भी बदल लेती है। तो जहाँ पर स्थल
खंड जो तटों से ऊपर उठकर वहाँ ही समाप्त हो जाता है, आगे नहीं जाने पाता। उसके बाद आती है अपरदन चक्र में व्यवधान कि भी किस तरीके से इंटरप्रिटेशन जो है वो बाधाएं आती हैं। हम इसको बाधा के तौर पर भी कह सकते हैं, प्रॉब्लम के तौर पर भी कह सकते हैं कि भी जो साइकिल है इरोजन का वो किस तरीके से प्रभावित होता है। तो एक आदर्श अपरदन चक्र वह होता है जिसमें कोई उठित जो भूखंड है अपनी तीनों अवस्थाओं से ठीक ठाक गुजर जाता है और एक आकृति विहीन संप्राय मैदान में बदल दे जाए, लेकिन प्राय ऐसा होता नहीं है क्योंकि अपरदन चक्र एक सिद्धांत तो है मगर सच्चाई नहीं है कि भी अपने अनुसार ये चलता है, किसी की बाधाओं और कारणों का वो प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। तो थानबरी ने भी बताया था कि भी पूर्ण जो प्रकृति में पूर्ण चक्रों की जो बजाय अपूर्ण या आंशिक चक्र अधिक पाए जाते हैं कि भी किसी भी सर्कल की कोई गारंटी नहीं है कि वो किस अवस्था में जाके पूरा होगा। तो आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन स्थलखंड के उत्थान और सागर तक गिरने से तक होता है कि भी जब तक जो जल है वो समुद्र तक नहीं जाता तो ये जो साइकिल है किसी न किसी रूप में चलता रहता है। बड़े आकार में बहुचक्र होता है या बहुचक्रीय स्थलाकृतियों का जो है इसमें निर्माण होता है। तो इस तरीके से पुनर्जीवन के प्रकारों की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। तो गतिक में क्या है कि स्थलखंड का उत्थान होता है, स्थलखंड का झुकाव धीरे धीरे स्लोपी आकार होता जाता है और सरिताओं के निकास जैसे झीलों का नीचा होना, धीरे धीरे झील छोटी हो जाती हैं और धीरे धीरे झील जो है जैसे जैसे मैदान में नदियाँ प्रवेश करती हैं तो झीलें वो समाप्त भी हो जाती हैं। और स्थैतिक जो पुनर्जीवन है वो है सागर तल में परिवर्तन कि भी धीरे धीरे जो नदियों का पानी है वो सागर तल में जाके समुद्र में जाके उसके जो लेवल में जो है वो भी परिवर्तन कर देता है। कैसे कि भी अपने साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी कंकड़ या जो डेल्टा है वो लेकर आती हैं तो उसकी जो है गहराई को भरता रहता है। उसके बाद समुद्री नितल का अवतलन और तटीय भागों का उत्थान क्योंकि समुद्र के तटीय भागों धीरे धीरे ऊपर उठते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। हिमकरण के कारण सागर तल में गिरावट भी आती है। स्थैतिक की अगर हम बात करें तो नदी के अवसाद में भारी कमी क्योंकि जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती है तो उसका जो डेल्टा है उसके अंदर कमी आनी शुरू हो जाती है, कम भार वो लेके चलती है। वर्षा के जल के कारण भी जल में वृद्धि हो जाती है। सरिता अपरदन द्वारा मुख्य नदी के जल में भी आयतन में वृद्धि होती है। उसके बाद आता है पुनर्जनन के कारण कि भी पटल विरूपण द्वारा भूखंड का उत्थान कि भी अपरदन चक्र के कारण नए जो भूखंड हैं उनका निर्माण हो जाता है। भूखंड का धंसना कई बार ज़्यादा मोटरसाइकिल या पानी आ जाने से जो है भूखंड जो है वो खिसक जाते हैं या बैठ जाते हैं या जल के अंदर डूब जाते हैं। समुद्र तल में परिवर्तन आपको बताया कि भी किस तरीके से मिट्टी जब साथ साथ चलती है भूखंड उठ जाते हैं या धस जाते हैं तो समुद्र के लेवल के अंदर भी जो है वो परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं। ज्वालामुखी क्रिया भी इसी तरीके का कारण है कि नदियों के मार्ग को वो रोक देती है, बंद कर देती है। उसके बाद नदी अपहरण की भी जब नदियां हैं दूसरी नदी के जल का अपहरण कर लेती क्योंकि जब रास्ता जब बदल जाता है तो नदी का वो किसी न किसी दूसरी नदी में भी जाके शामिल हो सकती है। नदी जल जलोढ़ की कमी की जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती है तो उसके अंदर नद भार जो ले जाने में पानी की स्पीड कम होती है, जो नदी के अंदर पत्थर कंकड़ होते हैं उनको ज़्यादा स्पीड से वो आगे नहीं ले जा सकती तो जलोढ़ की भी कमी होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन की भी शुष्क क्षेत्र हैं, उष्ण क्षेत्र हैं तो वहाँ प्रदेश की जलवायु आर्द्र हो जाती है। जब अगर नदियाँ हैं जल की मात्रा बढ़ जाती है, अपरदन में वृद्धि होती है तो इस तरीके से मौसम भी प्रभावित करता है नदियों की गति को, जल की मात्रा को। उसके बाद आती है लैंडफॉर्म प्रोसीड बाय रिजुवेशन की भी किस तरीके से पुनर्जीवन द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियाँ बनती हैं। एक तो नदी वेदिकाएँ तैयार होती है, बाढ़कृत मैदान में जो नदी वेदिकाएँ हैं लंबा आकार का प्रदान करती हैं तो इससे जो धाराएँ जो कई बार नीचे नीचे चलती रहती हैं। उसके बाद अर्धकर्तित विसर्प जीर्णोद्धार अवस्था में नदी कम गति से कम ढाल के कारण चौड़े विसर्पों का निर्माण करती है तो इस विसर्पों के कारण अर्धकर्तित जो हैं विसर्प तैयार होते हैं, छोटे छोटे जो विसर्प वो बनते हैं। उसके बाद निक पॉइंट
नदी के उद्गम से मुहाने तक ढाल को एक सरल रेखा में दिखाया जाता है और इसे अनुदैर्ध्य परिच्छेदिता कहा जाता है। तो समुद्र तल का नीचा हो जाने पर नदी के आधार तल में भी परिवर्तन देखने को मिलता है कि भी जैसे जैसे समुद्र तल अगर नीचा हो जाए तो नदी का जो बेस लेवल है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और स्पीड जो है जल की बढ़ जाती है। उसके बाद भूगोल में अपरदन चक्र का महत्व क्या है। अपरदन चक्र भूआकृतिक विज्ञान का आधार है क्योंकि इसी की सहायता से हम धरातल की विभिन्न स्थलाकृतियों के विकास क्रमों का अध्ययन करवाते हैं। तो इसी कारण से नए जो हैं भाग तैयार होते हैं। स्थलखंडों का अध्ययन केवल संरचना के आधार पर किया जाता है, परंतु अपरदन चक्र की कल्पना या संकल्पना आने के बाद स्थलकृतों का अध्ययन जनिक आधार पर भी कर सकते हैं, जेनेटिक आधार पर भी कर सकते हैं। तो इसके बाद पहले स्थलखंड का वर्णन करने के लिए उसके प्रत्येक अंग का विज्ञान होना जरूरी है, तीनों अवस्थाओं का ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद अपरदन चक्र की अवधारणा में जो व्यवस्थित अध्ययन पर जोर देकर हम भूगोल को अमूल्य देन दी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अपरदन चक्र का जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा है भूगोल के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके ये बीच शब्द हैं कुछ महत्वपूर्ण, जैसे द्वाब है, आपको +1 की क्लास में भी बताया गया था। सरिता अपरदन है, अपहरण है, वो आपके लेसन में आए हैं। तो ये आप डेफिनेशन को याद भी करोगे और लिखोगे भी। तो कुछ क्वेश्चन हैं, इनको रिवाइज कीजिए और नोट्स तैयार कीजिए। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।